हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेम का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद E1 और E2 की बात करेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन जो रिएक्शन है वो एक टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट रिमूव होते हैं और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो मैकेनिज्म होती है या तो 1 स्टेप या तो 2 स्टेप मैकेनिज्म कहलाती है। ठीक है, तो ये सिंपल है कि एलिमिनेशन जो रिएक्शन है उसके नाम से ही आपको पता चल जाए, एलिमिनेशन मीन्स के रिमूव होना। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो एक ऑर्गेनिक टाइप रिएक्शन है, ठीक में, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव होते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और जो प्रोसेस होती है या तो 1 स्टेप या तो 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती है। और ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें अल्काइल हैलाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं वो आपको एक चीज याद रखनी है कि अल्काइल हैलाइड्स में से अल्कीन का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोहेलोजिनेशन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है HX रिमूव एंड अल्कीन फॉर्म। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स में से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मैकेनिज्म वर्क करती है और अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और एलिमिनेशन जो रिएक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, E1 और E2। बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है। ठीक है, नोट्स एक बार आप खुद भी मेरी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव होते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और ये जो मैकेनिज्म होती है या तो 1 स्टेप या तो 2 स्टेप में होती है। अल्काइल हैलाइड्स में से अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, HX रिमूव होता है, मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। और जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, E1 एंड E2। पहले हम बात करेंगे E1 के बारे में। E1 जो रिएक्शन है वो उसका नाम इसलिए पड़ा है, E1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम E1 बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, यूनि मतलब 1 और एलिमिनेशन का E मतलब रिएक्शन का रिएक्शन। ठीक है, तो E1 रिएक्शन जो है उसको हम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ओनली और ओनली डिपेंड रहता है सबस्ट्रेट पे। ठीक है, तो एक ही जो सबस्ट्रेट है वही रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। 2 स्टेप रिएक्शन प्रोसेस है। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। यहाँ पे पहले किस जो रिएक्शन में क्या होता है, E1 में पहले न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है, उसके बाद प्रोटॉन का लॉस होता है। ठीक है, तो ये कॉमन है E1 के बारे में। तो E1 में पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ये है 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन मीन्स अल्काइल हैलाइड्स। हमने अभी पढ़ा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड्स में से अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। हमारा यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है वो क्या है, 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। वो H2O की प्रेजेंस, अल्कोहल की प्रेजेंस में H2O में वर्क करता है और क्या बनाता है, 2-मिथाइल प्रोपेन मीन्स अल्कीन। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन H2O ले जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और Cl भी निकल जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। એટલે डीहाइड्रो मीन्स एक हाइड्रोजन और एक हेलोजिनेशन मीन्स यहाँ पे Cl जो है वो हेलोजन है, तो ये यहाँ पे रिमूव हो जाता है और H यहाँ से H2O ले जाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और हमारा अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप में ये जो रिएक्शन बना, ठीक है, उसमें मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है वो देखते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, ये हमारा क्या है, 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो पहले फॉर्मेशन में क्या होता है, स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कैसे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से ये जो Cl है, ठीक है, वो रिमूव होता है। मैंने एरो करके दिखा है, तो यहाँ पे Cl रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे इस कार्बन के पास प्लस की साइन आ जाएगी और ये जो बनेगा उसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन। ठीक है, पहला हमारा ये न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो चुका है, Cl को हम न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा सेकंड स्टेप के बारे में। सेकंड स्टेप में हमारा क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटायन बना, ठीक है, ये कार्बोकेटायन, उस पर क्या करता है, वाटर अटैक करता है। कैसे अटैक करता है, तो वाटर यहाँ पे अटैक करता है और ये हाइड्रोजन एक ले जाता है और यहाँ पे C और ये CH2 के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। मीन्स के जब वाटर कार्बोकेटायन पे अटैक करता है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ अल्कीन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे प्रोटॉन रिमूव होता है H3O। ठीक है, तो ये हमारी मैकेनिज्म है, बहुत ईजी है।
तो हमारे मैकेनिज्म में क्या आया कि पहले स्टेप में हमको कार्बोकेटायन बनाना है, ठीक है। तो पहले ये हमारा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है तो यहाँ पे प्लस की साइन आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा बना कार्बोकेटायन, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो चुका। हमने पहले ही बोला कि इवन रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल रिमूव होते हैं और सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन का रिमूवल होता है, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटायन बना, ठीक है, यहाँ पे हमको लिख देना, ये जो कार्बोकेटायन बना उस पे वाटर का मॉलिक्यूलर अटैक करता है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन H2O ले जाता है, मीन्स कि यहाँ हुआ प्रोटॉन रिमूवल और यहाँ पे H3O बन गया। जब यहाँ से हाइड्रोजन चला जाता है तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और हमारा कार्बोकेटायन में से आल्कीन बनता है, ठीक है। इस तरीके से इवन रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इवन रिएक्शन, तो ये ऑर्डर रिएक्टिविटी है इवन रिएक्शन में जो होती है वो, ठीक है। टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक है, ये जो है वो क्या है, ऑर्डर रिएक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं काइनेटिक्स के बारे में। तो काइनेटिक्स में क्या आता है कि इवन रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, उसका रेट का इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट ऑफ इवन रिएक्शन। तो इवन रिएक्शन में जो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, पहले हम ये देख लेते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकेटायन किसे बोलते हैं, ठीक है। अगर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक ही मिथाइल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन। अगर 2 मिथाइल ग्रुप है तो बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और अगर तीनों के तीनों कार्बन के पास CH3 ग्रुप अटैच है तो उनको बोलेंगे हम टर्शरी कार्बोकेटायन। और यहाँ पे हमने दिखाया है कि हमारा जो टर्शरी कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी होता है और उससे भी कम प्राइमरी होता है। तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में आपको एक चीज याद रखनी कि टर्शरी कार्बोकेटायन जो होता है वो ऑलवेज मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। और ये जो रीअरेंजमेंट होते हैं उसकी 2 वजह होती है, ठीक है। 2 तरीके से होता है ये रीअरेंजमेंट, ठीक है, हाइब्रिड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट। और मिथाइल शिफ्ट की जगह आप अल्काइल शिफ्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, अगर कोई कार्बोकेटायन बना और वो कार्बोकेटायन अगर स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, टर्शरी, ठीक है। अगर आपने कोई रिएक्शन किया और उसमें कार्बोकेटायन बना सेकेंडरी तो वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या करेगा, टर्शरी कार्बोकेटायन बनने का ट्राई करेगा। वो कैसे बनेगा, अगर कोई कार्बोकेटायन बना, ठीक है, मान लो कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना तो वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या है, लेस स्टेबल है, तो वो क्या करेगा, अपने ही स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट करके वो क्या करेगा, टर्शरी कार्बोकेटायन बनने का ट्राई करेगा। मतलब कि जो लेस स्टेबल है वो मोस्ट स्टेबल बनने का ट्राई करेगा। इसलिए हम ऐसे जो रीअरेंजमेंट होते हैं वो हम उसे क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। कोई भी कार्बोकेटायन बनता है अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो अपने ही स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट करेंगे और रीअरेंजमेंट में क्या, या तो वो हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे या तो मिथाइल शिफ्ट करेंगे, अल्काइल शिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। वो करके वो टर्शरी कार्बोकेटायन बनने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट में आता है। हम देखते हैं हाइब्रिड शिफ्ट किसे बोलते हैं और मिथाइल शिफ्ट किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला हमारा हाइब्रिड शिफ्ट मतलब H शिफ्ट, हाइड्रोजन का शिफ्ट होना, हम उसे क्या बोलेंगे, H शिफ्टिंग या तो हाइब्रिड शिफ्टिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये मान लो ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ठीक है। ये कार्बोकेटायन में क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटायन हम सबको पता है कि वो लेस स्टेबल है, तो क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन खुद ही स्ट्रक्चर में चेंजेस करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो कार्बन के पास ये जो 3 होंगे वो CH3 ग्रुप अटैच हो जाएंगे, ये प्लस की निशानी यहाँ आ जाएगी और ये टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। तो हमको पता है कि टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया मतलब मोस्ट स्टेबल है। तो जब वो लेस स्टेबल होगा कोई भी कार्बोकेटायन तो वो क्या करेगा, अपने ही स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट करके टर्शरी कार्बोकेटायन बनाने का ट्राई करेगा। मतलब कि वो लेस स्टेबल में से मोस्ट स्टेबल बनने का ट्राई करेगा और बन जाएगा, ठीक है। उसे हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं। सेकंड तरीका क्या है उनको मोस्ट स्टेबल बनने का, रीअरेंजमेंट करने का, मिथाइल शिफ्ट मतलब कि अल्काइल शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप का शिफ्ट करते हैं वो, ठीक है। वो क्या करते हैं, का तो हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं या तो वो मिथाइल का शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अगर शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप तो उसे हम बोलेंगे मिथाइल शिफ्टिंग या तो CH3 शिफ्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। वो क्या करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो CH3 ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करेगा, ये ऐसा नहीं है कि वो हम इसको मिथाइल ही शिफ्ट हो, यहाँ पे
अल्काइल मीन्स के मिथाइल इथाइल कोई भी शिफ्ट होता है तो इसको हम अल्काइल शिफ्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये CH3 ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए CH3 CH3 और एक अल्काइल ग्रुप लग गया, तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन ही बन गया है, ठीक है। टर्शरी मतलब कि यहाँ CH3 होना जरूरी नहीं है, वो अल्काइल चेन होनी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइमरी में से टर्शरी बन गया, मतलब कि मोस्ट स्टेबल बन गया। तो ये शिफ्टिंग इसलिए होती है कि कोई कार्बोकेटायन जो बनता है वो स्टेबल ज्यादा नहीं होता, इसकी वजह से वो अपने ही स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट करके ज्यादा स्टेबल बनता है, मतलब कि टर्शरी कार्बोकेटायन बनता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारे प्राइमरी कार्बोकेटायन होते हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटायन होते हैं, टर्शरी कार्बोकेटायन है, लेकिन मोस्ट स्टेबल हमारा टर्शरी है। तो अगर हमारे पास कार्बोकेटायन प्राइमरी या सेकेंडरी है तो वो क्या करेंगे, अपने ही स्ट्रक्चर में चेंजेस करके या तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग करके या तो मिथाइल शिफ्टिंग करके, ठीक है, अपने ही स्ट्रक्चर में चेंजेस करके टर्शरी कार्बोकेटायन बनाएगा और मोस्ट स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवन रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर है जो इवन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, प्ले रोल करते हैं, ठीक है। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इवन रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे, मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है और डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे दिखाया गया है। सेकंड है हमारा बेस, ठीक है। तो बेस में हमारे वीक बेस जो होते हैं वो इवन रिएक्शन को फेवर करते हैं, यहाँ पे हमने दिखाया है कौन कौन से होते हैं। थर्ड है हमारा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो लेस बेसिक जो ग्रुप होंगे वो हमारे गुड लिविंग ग्रुप होंगे, ठीक है। तो ये उनका ऑर्डर यहाँ पे लिखा है। और लास्ट हमारा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो इवन रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ाते हैं, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, ठीक है। और थर्ड लास्ट हमारा है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इवन रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग इवन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है E2 रिएक्शन, ठीक है। E2 रिएक्शन को हम दूसरा क्या बोलते हैं, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाय मतलब टू, ठीक है, और एलिमिनेशन का ई, तो इसलिए हम E2 यहाँ पे लिखते हैं। और बाय मॉलिक्यूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होता है हमारा हेलोजन, और बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है उसका एलिमिनेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए हमको E2 के लिए, और बेस और लिविंग ग्रुप और बीटा पे जो हाइड्रोजन है वो बीटा पोजीशन पे वो सभी एक ही सेमी प्लेन में होते हैं और स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। E2 रिएक्शन में मतलब के सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो कि ये है एन प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। ये आयोडाइड अल्कोहलिक KOH, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है KOH NOH आप ले सकते हो, ठीक है। वो क्या करता है, एन प्रोपाइल में से प्रोपीन बनाते हैं। मैंने पहले ही बोला था अल्काइल हैलाइड्स में से अल्किन का फॉर्मेशन होना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हो गया डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, और हेलो में ये आई रिमूव होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, ये OH जो होता है यहाँ से हाइड्रोजन लेके H2 बनाते हैं और ये I K के साथ चला जाता है और KI बन जाता है। तो N प्रोपाइल आयोडाइड इसमें प्रोटीन बनता है, रिएक्शन है। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो मैंने पहले ही बोला है कि मैकेनिज्म में हमारा आएगा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और एक जो स्ट्रक्चर में हेलोजन होगा वो दोनों रिमूव होगा, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हेलोजन रिमूव होता है, इसलिए हम मैकेनिज्म जो वर्क करती है वो होता है हमारी मैकेनिज्म डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है। उसमें क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेक होना और फॉर्मेशन होना दोनों ही एक ही स्टेप में होता है। और एक ही स्टेप की जो प्रोसेस होती है वो ट्रांजिशन स्टेट से होती है, इसलिए हम इसको सिंगल स्टेप बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही स्टेप में बॉन्ड का टूटना, फॉर्म होना और ट्रांजिशन स्टेट भी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ट्रांजिशन जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, CH एंड CI बॉन्ड ब्रेक होते हैं और OH एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो N प्रोपाइल आयोडाइड और KOH के बीच में होता है और प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि अल्काइल हैलाइड्स में से अल्किन बनता है। और ये जो रिएक्शन है मैकेनिज्म, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही, बहुत ईजी है, मस्त समझाऊंगी मैं आपको। तो ये देख लीजिए, अब आपको सारे एरो को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहले ये देखिए N प्रोपाइल आयोडाइड है, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट एक ही स्टेप का मैकेनिज्म है, लेकिन आपको ज्यादा समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए
ट्रांजिशन स्टेट में जब ये अल्काइल हैलाइड हमारा KOH की प्रेजेंस में, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो KOH के पहले हमको ब्रेक कर डालना है K+ और OH- में, ठीक है। ये जो K+ है वो यहाँ पे जाके अटैक करता है और ये OH जो है वो यहाँ पे जाके अटैक करता है, ठीक है। तो जैसे ये अटैक करते हैं तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है, ठीक है, यहाँ शिफ्ट होता है और ये जो बॉन्ड होता है वो I के पास चला जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट में हमको क्या बताना है कि बॉन्ड का टूटना भी दिखाना है और फॉर्मेशन भी हमको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए CH3 तो वैसा का वैसा रहेगा, CH भी वैसे का वैसा रहेगा। हाइड्रोजन हमको एक डैश डैश करके दिखाना है क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो था ही पहले से, लेकिन डबल बॉन्ड होना फॉर्मेशन हमको दिखाना है। यहाँ पे OH अटैचमेंट भी हमको दिखाना है। यहाँ से हाइड्रोजन हमारा I निकल रहा है वो भी दिखाना है। मतलब हमको बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रोक कर जो टूटता है बॉन्ड और फॉर्म होता है दोनों को यहाँ पे दिखाना डैश डैश करके। ये इसलिए हम इस स्टेज को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेबल नहीं होता है इसलिए हम उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे ये स्टेप में आगे क्या होगा, ये तो ये H निकल जाएगा, जो OH है वो H को लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा Ca3, यहाँ पे CH, यहाँ तो डबल बॉन्ड क्रिएट ही हो जाएगा और यहाँ पे CH2 रहेगा, AI KI ले जाएगा तो यहाँ पे KI और H2O, तो बन गया हमारा प्रोपीन KI एंड वाटर, ठीक है। तो एंड प्रोपाइल आयोडाइड में से हमारा प्रोपीन बनता है, लेकिन आपको एग्जाम में ट्रांजिशन स्टेट बनाना है। ट्रांजिशन स्टेट वहां बोलते हैं जहां पे मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन भी दिखाना होता है, टूटना उनका भी दिखाना, ब्रोकन और फॉर्म दोनों यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब कि ट्रांजिशन स्टेज इज मोस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होती है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक्स के बारे में। तो E2 रिएक्शन में जो काइनेटिक होता है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड और बेस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। रेट में ये उनका इक्वेशन है और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड रहता है दो चीजों पे, सबस्ट्रेट एंड बेस, इसीलिए तो हम उसको बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस एंड पोलर एपरेटिक सॉल्वेंट को फेवर करता है और स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन E2 रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने दिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, तो E2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होता है, ठीक है। ये लिखना है आपको, रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक प्लेस इन E2 रिएक्शन। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग E2 रिएक्शन। तो फैक्टर में क्या आएगा, पहले हमारा लिविंग ग्रुप, ठीक है। लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। सेकंड है हमारा सॉल्वेंट इफेक्ट। तो इसमें एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो E2 रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, DMSO DMF उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड है हमारा नेचर ऑफ R ग्रुप, ठीक है। तो जो हमारा R ग्रुप का नंबर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो मतलब लिविंग ग्रुप उतना इंक्रीज होगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। फोर्थ है हमारा बेस। तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो यूज करेंगे तो हमारा जो E2 का रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा E2 रिएक्शन खत्म होता है। और नोट्स में जल्दी ही आप लोगों को अपलोड कर दूंगी, ठीक है, मिल जाएगी आपको। डिफरेंस बिटवीन EN एंड E2 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कि हमारे E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। पहले तो नाम देख लेते, तो नाम ही उन दोनों का अलग है जी। E1 को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन और E2 को बोलते हैं बाय मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टेप ऑफ रिएक्शन, तो E2 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, E1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है और E2 है 1 स्टेप रिएक्शन है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो हमारा जो E1 है वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है और E2 है वो सेकंड ऑर्डर फॉलो करता है। बेस में आएगा हमारा E1 में वीक बेस और E2 में आएगा स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो E1 में जो कार्बोकेटाइन है वो फॉर्मेशन होता है, लेकिन E2 में कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। सॉल्वेंट में देखें तो E1 में पोलर और E2 में एप्रोटिक सॉल्वेंट। काइनेटिक में देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिटरमाइन होता है ओनली सबस्ट्रेट से और E2 में होता है सबस्ट्रेट एंड बेस दोनों। उसके बाद देखें स्टीरियो केमिस्ट्री, तो E1 में कोई स्टीरियो केमिस्ट्री वर्क नहीं करती है, लेकिन E2 में एंटी कोप्लेनर जो होती है वो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है। उसके बाद देखें रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट में E1 में आएगा हाइब्रिड शिफ्ट एंड मिथाइल शिफ्ट और E2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन EN एंड E2।